स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के अनुसार बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कवर करना है ये आपके लिए हाईलाइट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पर्यावरण की परिभाषा से अवगत होते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास तो कुछ भी अवस्थित है, फिर चाहे वो जीवीय हो या अजीवीय, वह सब कुछ मिलकर हमारा पर्यावरण कहलाता है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें जीवीय और अजीवीय दोनों घटकों का समावेश होता है। यानी कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही घटक, दोनों ही कंपोनेंट सम्मिलित होते हैं। जीवीय घटकों से तात्पर्य है उन सजीव प्राणियों के संसार से जैसे कि पादप और जंतु, और अजीवीय घटकों से तात्पर्य है निर्जीव पदार्थों के संसार से जैसे कि हमारा स्थल। यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल, और एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग वर्ल्ड यानी कि लैंड, एयर, वाटर, ये सब आते हैं। तो चलिए पर्यावरण के कंपोनेंट्स को हम और अधिक विस्तृत रूप से समझते हैं। यहाँ पे पर्यावरण के दो घटक प्राकृतिक और मानव निर्मित, इनके अलावा एक तीसरा घटक भी बताया गया है जो है मानव। पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों में इसका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, और इन सब से मिलके जो बनता है जैव मंडल, वह सम्मिलित है। और मानव निर्मित घटकों में हम मानव के द्वारा बनाई गई चीजें जैसे कि इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, ये सब आते हैं। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल और ह्यूमन मेड सारी चीजें आती हैं। हमारी नेचुरल चीजों को हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में बांटते हैं, और इन सब से मिलके हमारा बायोस्फीयर बनता है। इसके अलावा हमारी जो ह्यूमन मेड चीजें हैं वो सारी की सारी भी पर्यावरण के घटकों यानी कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स में आती हैं। और इसके अलावा मानव निर्मित चीजों के अलावा स्वयं मानव, वह भी पर्यावरण का एक घटक है। जैसे कि एक व्यक्ति, वह पर्यावरण का घटक है, और उससे मिलके बनने वाला उसका परिवार पर्यावरण का घटक है। और कई परिवारों से मिलके बनता है समुदाय, कई समुदायों से मिलके बनने वाला हमारा धर्म, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के घटकों में हमारा शैक्षिक स्तर, हमारी आर्थिक गतिविधियां और हमारी राजनीतिक स्थिति, ये सब कुछ सम्मिलित है। हमारे इस पर्यावरण शब्द, इस इन्वायरमेंट वर्ड का हम उत्पत्ति, ओरिजिन भी जान लेते हैं। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, और इसका अर्थ होता है पड़ोस। चलिए अब पर्यावरण के घटकों में हम सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण के पहले प्रकार, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। इसमें है हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तीनों मंडल क्या है, इसका विस्तृत अध्ययन हमने हमारी कक्षा 6 के अध्याय 5 में किया था। हमने अपने चैप्टर 5 में इन तीनों मंडलों को विस्तार पूर्वक समझा था। इसलिए अब हमें एक छोटा सा रिवीजन लेना है। यहाँ पे हमें 2-2 लाइन में समझना है कि इन स्थल मंडल में, जल मंडल में और वायुमंडल में क्या क्या सम्मिलित है, और ये सब मिलकर किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। इसके अंदर हमारे पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां होती हैं, और ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों और महासागरों में विभाजित होती हैं। हमारा स्थल मंडल न केवल हमें रहने के लिए हमारा आवास प्रदान करता है, वन और कृषि के लिए भूमि प्रदान करता है, बल्कि खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। हमारी खनिज संपदा, हमारे मिनरल्स के बारे में हम अभी चैप्टर 2 में ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद
जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। हमने क्लास 6 के चैप्टर 5 में देखा था कि जलमंडल में न केवल जल की द्रवित अवस्था बल्कि ठोस और गैसीय अवस्था सभी सम्मिलित हैं। ये सब मिलकर जलमंडल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। हमने ये बात भी अपनी क्लास 6 में समझी थी कि यह वायुमंडल न केवल हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यह हमें ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैस देता है, बल्कि इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये हमें सूर्य से झुलसाने वाली गर्मी और उसकी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से हमारे मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि हमारे तीनों मंडलों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर बनता है जैव मंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह हमारी पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र होता है जहां जल, थल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये देखिए यहाँ डायग्राम में हमारा ये भाग जहाँ पे हमारे आवास हैं, जहाँ हम परिवहन कर रहे हैं, जहाँ हम कृषि कर रहे हैं, ये सब कुछ स्थल मंडल का भाग है। यहाँ पे हमारे पहाड़, पर्वत सब अवस्थित हैं। इसके अलावा ये है हमारा जल मंडल जहाँ पे हमारे महासागर, समुद्र, जलवाष्प सब कुछ अवस्थित है। और इसके बाद ये ऊपर अवस्थित है हमारा वायुमंडल। और इन तीनों के निर्माण से, इन तीनों के सम्मेलन से बनता है हमारा जैव मंडल, जहां जल, थल और वायु इन तीनों मंडलों का उपयोग किया जाता है और जहां पे जीवन की उपयोगी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। चलिए आप समझते हैं कि परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण के सभी घटक प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पे आश्रित है। पर्यावरण के किसी भी घटक को अगर प्रभाव होगा, परिणाम उसके अन्य घटकों पर भी पड़ता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित होते हैं और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र बनता है। कि हमारे पर्यावरण के विभिन्न घटकों का एक दूसरे पे आश्रित होना, परस्पर संबंधित होना ही पारितंत्र का निर्माण करता है। हम इसकी परिभाषा को भी देखते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, इसे पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। आवश्यक नहीं है कि पृथ्वी के पर्यावरण के सभी घटक मिलकर ही पारितंत्र का निर्माण करें। एक छोटे से तालाब में भी पारितंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे भी पर्यावरण के घटक एक दूसरे पे आश्रित हैं और इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पे पर्यावरण के सभी घटक मिलकर एक दूसरे पे आश्रित होकर पारितंत्र का निर्माण अनायास ही करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मानवीय पर्यावरण को, यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। हम जानते हैं कि हम मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं। हम पर्यावरण से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन आज मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस पर्यावरण में परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव का जीवन सरल था। वह प्रकृति के अनुरूप अपने जीवन को जीता था। यहाँ पे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि आरंभिक काल में मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं किया, अपितु प्रकृति के साथ चलने का प्रयास किया और अपने जीवन को संभव बनाया। फसल उगाई, पशुपालन किया और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे हम मानव ने अपने विकास की दौड़ में पहिए का भी आविष्कार किया और आवश्यकता से अधिक अन्न को भी उपजाया और वस्तु विनिमय पद्धति का भी विकास हुआ। हमारे व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और फिर हमारे यहाँ आई औद्योगिक क्रांति और धीरे धीरे सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार और सहज विकास को द्रुत गति दे दी। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं इंसानों ने अपने विकास की दौड़ में पर्यावरण को बदलना चाहा। प्रतिदिन पर्यावरण को बदल रहे हैं, प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
हमारा मानवीय पर्यावरण हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के लिए खतरा बन के उभर रहा है। हमारे पारितंत्र में असंतुलन फैल रहा है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके, का संरक्षण कर सके। यहाँ पे एक शब्द आया था, वस्तु विनिमय पद्धति। इस पद्धति को हम अपने अर्थशास्त्र के अध्याय में अच्छी तरीके से समझेंगे, पर अभी देख लेते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि आज हम किसी भी वस्तु को लेने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु के बदले वस्तु देनी होती थी। जैसे कि अगर हमें अनाज खरीदना है तो हमें अनाज के बदले सामने वाले की आवश्यकता अनुसार उसे कोई चीज देनी होती थी, और इसी समस्या के हल के लिए हमने मुद्रा का आविष्कार किया। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। लिए यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए मैंने आपके साथ इसे भी डिस्कशन में ले लिया। बाकी यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो